हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है पहले से बेहतर होंगे। मैं हूं नईम अहमद और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां हम करते हैं इतिहास की बातें और हम और आप मिलकर झांकते हैं इतिहास के झरोखे में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत के राज्यों के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से या वीडियो को लाइक करने से आपकी जेब से एक नया पैसा नहीं जाने वाला, लेकिन मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आ सकूं। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टाइगर्स के बारे में। टाइगर्स का नाम सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे जंगल में रहने वाले टाइगर्स की बात कर रहा हूं तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत हैं। मैं बात करने वाला हूं भारत के रियल टाइगर्स के बारे में। वो रियल टाइगर्स जो भारत की सरहदों की निगरानी करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहकर, अपनी छोटी छोटी खुशियों से दूर रहकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ हमारी इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी को विशेष रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में। थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे और जानेंगे भारतीय वायुसेना का इतिहास कैसा रहा है और कितना सुनहरा इतिहास रहा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की जो आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसकी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को हुई थी। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं, जिन्हें 19 सितंबर 2019 को भारतीय सरकार द्वारा भारत का नया एयर चीफ मार्शल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 सितंबर 2019 से कार्यभार ग्रहण किया। भदौरिया आगरा के निकट एक गांव के हैं और वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 15 जून 1980 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू दल में शामिल किया गया था। इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में स्थित है और आंकड़ों के अनुसार इंडियन एयरफोर्स में लगभग 1,70,000 से ज़्यादा सक्रिय जवान हैं और लगभग 1,350 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाते हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वो है आकाश को छूने वाली महिमा, ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। और अगर हम इसे संस्कृत में बोलें, नभः स्पृशम दीप्तम। हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें मुख्य रूप से अपाचे AH-64E, CH-47, चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता, MI-8, MI-17, रुद्रा, MI-26, MI-25 और 35। फाइटर जेट्स की अगर हम बात करें, सुखोई Su-30 MKI, डेजल्ट, राफेल, मिराज 2000, MiG-29, तेजस और MiG-21 मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से पहले इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद रॉयल शब्द को हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एक 4 सितारा कमांडर होते हैं जो वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। भारतीय वायुसेना में किसी भी समय 1 से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, तो शायद आप सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेंगे या शायद ना बता पाएं, लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना की पहली भर्ती में से एक थे और उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी का जन्म 5 मार्च 1911 को कोलकाता में हुआ था और उन्हें अक्टूबर 1932 में पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया। अप्रैल 1956 में वो वायु कर्मचारी प्रमुख बने। टोक्यो में एक रेस्तरां में एक बार सुब्रतो मुखर्जी अपने एक दोस्त के साथ
डिनर कर रहे थे तभी खाने का एक निवाला उनके गले में फंस गया या रह गया, जिससे उनकी मौत हो गई। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप उन्हीं के नाम पर है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इन्होंने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पुमलाई शामिल है। ऐसे कई विवादों के अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिस्सा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने 1998 में आए गुजरात तूफान, 2004 में आई सुनामी और 2013 में आए उत्तर भारत में आई बाढ़ जैसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान राहत कार्यों के लिए बहुत बड़ी सहायता प्रदान की। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने श्रीलंका में ऑपरेशन इंद्रधनुष जैसे राहत मिशन भी किए। 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए, उसी समय जम्मू और कश्मीर की रियासत के नियंत्रण को लेकर उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया। पाकिस्तानी सेनाओं के राज्य में जाने के साथ इसके महाराजा ने सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए भारत में प्रवेश करने का निर्णय लिया और उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी। एक दिन बाद उपकरण के प्रवेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए और इंडियन एयरफोर्स को युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को ले जाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया। यह तब था जब रसद का एक अच्छा प्रबंधन मदद में आया था। इसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। हालांकि दोनों सरकारों की तरफ से युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन युद्ध छेड़ा जा चुका था। युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने हवा से हवा का मुकाबला करने में पाकिस्तानी वायुसेना के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तानी घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को एक बार फिर से साबित किया 1961 में। उस समय गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश हुआ करता था, जो कि आज के समय में भारत का एक राज्य है। भारत सरकार और पुर्तगाली सरकार के बीच कई समझौतों पर बातचीत चलती रही, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका, जिसके नतीजे के रूप में 1961 के आखिर में भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया गया कि वो एक ऑपरेशन शुरू करे, जिसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, और गोवा पर आक्रमण करे। पुर्तगाली वायुसेना को बाहर निकालने के लिए 8 से 18 दिसंबर तक हमारे कुछ लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों विमानों द्वारा बड़े पैमाने पर बमबारी की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। हालांकि पुर्तगाली पायलट अभी भी संघर्ष में जमे हुए थे और भारतीय वायुसेना के साथ लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाए और उन्हें पुर्तगाल की जो सेना थी उनको गोवा से भागना पड़ा और उनको सरेंडर करना पड़ा। उनके जो वायरलेस स्टेशन थे, जो कंट्रोल टावर थे, जो वेदर स्टेशन थे, उन सबको डिमोलिश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश नहीं रहा और उसको भारत में मिला लिया गया। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अगर हम सुनहरे इतिहास की बात करें तो 1971 को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। बांग्लादेश, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वहां पर आंदोलन हो रहा था ताकि बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता दी जा सके, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पाकिस्तान सरकार का ये मान्यता था कि अगर पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश के रूप में मान्यता दे दी गई तो प्राकृतिक रूप से उनका झुकाव भारत की तरफ रहेगा और निकट भविष्य में वो पाकिस्तान के लिए चुनौती पैदा करेगा। लेकिन बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना, जो उस समय बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, उन्होंने भारतीय सरकार से सहायता मांगी और बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के 10 दिन पहले यानी 22 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के कुछ जेट विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय और मुक्ति वाहिनी के कुछ ठिकानों पर हमला कर दिया, जिनमें से पाकिस्तान के जो सैबर्स थे उनको वापस खदेड़ दिया गया और हमारा थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ। लेकिन 3 दिसंबर को भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ श्रीनगर, अंबाला, हलवारा और जोधपुर में बड़े पैमाने पर हमला किया गया और भारतीय वायुसेना को बहुत कम नुकसान हुआ। इस बात की आशंका बिल्कुल भी नहीं जताई जा रही थी पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पर हमला करेगा, इसलिए हमारी तरफ से पूरी सावधानी बरती गई और बाद में हमारे इंडियन एयरफोर्स ने इतनी जबरदस्त बमबारी की जिसके बाद क्या हुआ आप सभी वाकिफ हैं। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश एक आजाद देश के रूप में उभर कर सामने आया। एक और घटना जो कि इंडियन एयरफोर्स के सुनहरे इतिहास में
अंकित है। 1984 में भारत ने कश्मीर क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन एयरफोर्स के MI-8 चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों ने सैकड़ों भारतीय सैनिकों को सियाचिन तक पहुंचाया। अप्रैल 1984 को शुरू किया गया ये सैन्य अभियान सियाचिन के दुर्गम इलाके और जलवायु के कारण बहुत ही अद्वितीय था और सफल रहा। इसमें भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के काफी बड़े एरिया पर कब्जा किया और पूरी तरह से उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। दोस्तों, कारगिल वॉर को आप भूले नहीं होंगे। इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ा, वो बिल्कुल याद रखने लायक है। 11 मई 1999 को भारतीय वायुसेना को हेलीकॉप्टरों के उपयोग के साथ चल रहे कारगिल संघर्ष की ऊंचाई पर भारतीय सेना को नजदीकी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए बुलाया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम ऑपरेशन सफेद सागर रखा था। पहला हमला 26 मई को शुरू किया गया, जब भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों को लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के द्वारा मार गिराया। शुरुआती हमलों में MiG-27 ने बहुत ही जबरदस्त बमबारी की और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। श्रीनगर हवाई अड्डे को उस समय कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स के नियंत्रण में दे दिया गया था। 26 जुलाई आते आते भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को कारगिल से पूरी तरह से खदेड़ दिया था। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में जो रैंक होती हैं उनके कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूं। उनमें होते हैं एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमरेड, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंडियन एयरफोर्स के बारे में जो भी तथ्य और आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए, आपको एक बार जरूर गर्व का एहसास हुआ होगा। आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे और भी बेहतर वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।